गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, बीकॉम सेकेंड ईयर पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट हम कर रहे थे। इसमें आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो आपकी बुक है इसमें हम चैप्टर कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताए थे, ठीक है, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स क्या होते हैं, वो रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना जरूरी होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमने प्रिंसिपल का मीनिंग पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हम कुछ प्रिंसिपल कर चुके थे। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिफाइन किए थे, डिफरेंट टाइप के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम कर चुके हैं। ठीक है, यानी हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमने 6 इसमें प्रिंसिपल पढ़ लिए थे, इसमें इनके बारे में इनका मीनिंग हमने अच्छे से देख लिया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो इसका प्रिंसिपल है वो करेंगे। तो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज 6 हम प्रिंसिपल कर चुके थे। 7th जो है वो है रेम्यूनरेशन। 7 जो हमारा प्रिंसिपल है वो है रेम्यूनरेशन, यानी वेतन मिलना। ठीक है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। ठीक है, रेम्यूनरेशन मतलब उनको वेतन से, यानी कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत, ये हमारा क्या है बच्चों, नेक्स्ट प्रिंसिपल है। कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत, रेम्यूनरेशन, प्रॉपरली रेम्यूनरेशन मिलता है। ठीक है, रेम्यूनरेशन फ्योल स्ट्रेस दैट द रेम्यूनरेशन और कंपेंसेशन फॉर वर्क डन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉइज एंड द फर्म। ठीक है, फ्योल का सिद्धांत क्या कहता है कि कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये जो उनको रेम्यूनरेशन दिया जाता है सिर्फ जो उनके एम्प्लॉई हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए ये प्रॉपर नहीं होना चाहिए, बट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, दोनों के लिए ही, एम्प्लॉय के लिए भी और साथ के साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है वो प्रॉपरली ढंग से होना चाहिए, उचित होना चाहिए। ठीक है, इट शुड नाइदर बी लो नोर हाई, ना ये कम होना चाहिए ना ही ज़्यादा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। ठीक है, द मोड ऑफ पेमेंट, डे रेट, पीस रेट, प्रॉफिट शेयरिंग एटेस्ट्रा शुड डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस बट इट शुड सेटिस्फाई बोथ द एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर्स। ठीक है, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉई हो या एम्प्लॉयर हो। ठीक है, दोनों ही सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, कि उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए ताकि एम्प्लॉय मोटिवेट होते रहें, वो संस्था के लिए काम कर सके। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन का एक यही है कि अगर दोनों तो पर्सन सेटिस्फाई हो, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय दोनों सेटिस्फाई हो, इससे ना ज़्यादा कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। अब ये रेम्यूनरेशन जो है, वेतन है, वो कई ढंग में दिया जा सकता है। जैसे फर्स्टली कि जितना आप प्रोडक्ट बनाते हैं उस हिसाब से, पीस वेट सिस्टम जिसको बोलते हैं कि अगर आप दिन में 10 प्रोडक्शन करना है, आप 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको इतना वेतन मिलेगा। ठीक है, तो हो गया पीस के अकॉर्डिंग जो उसको वेजेस दिया जाता है। फिर है टाइम के अकॉर्डिंग कि अगर आपको 8 घंटे काम करना है, आप जो उस 8 घंटे में कितने भी पीस बनाए इसका कोई मैटर नहीं है। ठीक है, तो वो टाइम बेस्ड पेमेंट सिस्टम हो गया। नेक्स्ट है इसमें कि अगर कोई प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में अगर आपको मार्जिन मिलता है उस बेस पे बोनस दिया जाए यानी कमीशन के तौर पे। ठीक है, तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स के बेस पे हम रेम्यूनरेशन क्या है दे सकते हैं। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन का आपको यानी कि कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक है वो तो ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना इतना ही कम होना चाहिए। ठीक है, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए,
जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, दोनों ही इस चीज़ से सेटिस्फाई होने चाहिए, संतुष्ट होने चाहिए, उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन उसी हिसाब से मिलना चाहिए। ठीक है, तो दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, एम्प्लॉइज़ एंड एम्प्लॉयर्स बोथ सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, तो उनको प्रॉपरली ढंग से रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि फेयल का सिद्धांत कहता है कि कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। यह पारिश्रमिक केवल कर्मचारियों की दृष्टि से ही नहीं बल्कि संस्था की दृष्टि से भी उचित होना चाहिए। फेयल ने कहा है पारिश्रमिक भुगतान की कोई निश्चित विधि नहीं बताई जा सकती। ठीक है, यानी या तो समय के अनुसार दे सकते हैं, इकाई जितना प्रोडक्शन करते हैं उतना, या अन्य विधि के अनुसार हम पारिश्रमिक भुगतान करना चाहिए। यानी रेम्यूनरेशन किसी भी मेथड से दिया जा सकता है। तीनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए, पॉइंट क्लियर हुआ। रेम्यूनरेशन जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इसका 7वां जो पॉइंट है रेम्यूनरेशन। ठीक है, यानी जो हमारे कर्मचारी हैं उनको फेयर यानी उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए, जिससे वो मोटिवेट हो, संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपना पूरा योगदान दे सके। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें पॉइंट है 8 पॉइंट है हमारा। रेम्यूनरेशन के बाद है नेक्स्ट है इसमें सेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीयकरण का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो केंद्रीयकरण का जो सिद्धांत है इसके अकॉर्डिंग देखिए, decreasing the role of subordinate in decision making is centralization of authority and increasing their role in it is decentralization of authority। ठीक है, अगर हम डिसीजन मेकिंग में जो सबॉर्डिनेट है उसके रोल को अगर हम घटा देते हैं कि वो अपना निर्णय नहीं लेते हैं, ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन केंद्रीकरण का सिद्धांत, देखिए केंद्रीकरण का सिद्धांत हमें ये बताता है, ठीक है, कि जब संस्था में हम डिसीजन लेते हैं, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, अगर वो टॉप लेवल जो मैनेजर्स हैं वो उस डिसीजन को ले रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि संस्था में यानी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो किसके हाथ में है, डिसीजन मेकिंग की पावर टॉप लेवल जो मैनेजर्स है सिर्फ उन्हीं के हाथों में। लो लेवल जो मैनेजर्स होते हैं या सबऑर्डिनेट हैं उनके हाथ में डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है। ठीक है, अगर सबऑर्डिनेट के रोल को, ठीक है, अगर उनके रोल को बढ़ा दिया जाए कि डिसीजन, मान लीजिए अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, तो सारे जो डिसीजन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं, यानी जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो लिए जाते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स के द्वारा। ठीक है, जब ये डिसीजन टॉप लेवल मैनेजर्स के द्वारा लिए जाते हैं तब हम कहते हैं कि जो हमारा सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स केंद्रीकरण का सिद्धांत लगता है, यानी जो हमारी अथॉरिटी है, ठीक है, ये केंद्रीकरण है, यानी कुछ ही हाथों में है, सेंट्रलाइज है, बिखरी हुई नहीं है, सबके पास नहीं है, सेंट्रलाइज है। ठीक है, किसके पास सेंट्रलाइज है, जो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, उच्च प्रबंधक होते हैं, उनके हाथों में है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन इसमें ये है कि जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है अगर उनमें टॉप लेवल मैनेजर के हाथों में है तो उसको सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी बोलेंगे। ठीक है, मैं आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग बता रही हूँ। ठीक है, और अगर ये जो इम्पोर्टेंट जो डिसीजन है सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर के साथ, ठीक है, लो लेवल मैनेजर, मिडल लेवल मैनेजर्स भी इंक्लूड हो जाएं, मिडल लेवल मैनेजर्स एंड लो लेवल मैनेजर्स।
ठीक है। अगर ये भी इंक्लूड हो जाए टॉप लेवल मैनेजर्स के साथ, मिडिल लेवल मैनेजर्स एंड लो लेवल मैनेजर्स भी इंक्लूड हो जाए, ठीक है, तो अब हमारी जो अथॉरिटी होगी वो हो जाएगी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। क्लियर हुआ? ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। क्लियर? Fayol believe that managers should retain final responsibility but should at the same time give their subordinate enough authority to do their job properly। ठीक है, कि फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे फेयोल कहता है कि जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेनली टॉप लेवल मैनेजर्स की होती है, बट उनके अकॉर्डिंग ये कहता है कि जो मैनेजर्स होते हैं या लो लेवल मैनेजर्स होते हैं या सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके पास भी कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि वो अपना काम प्रॉपरली ढंग से कर सके। ठीक है, इनफ अथॉरिटी होनी चाहिए उनके जॉब को परफॉर्म करने के लिए। दस द बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी मेंटेन। ठीक है, इसलिए एक बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। ठीक है, यानी कुछ जो निर्णयों में सबऑर्डिनेट को भी हिस्सेदार बनाया जा सकता है, ठीक है, तो उनमें बैलेंस होना चाहिए। मैनेजर मस्ट देयरफॉर फाइंड आउट appropriate degree of centralization. However, the appropriate degree of centralization will depend on the circumstances of each case। ठीक है, यानी सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए। अब ये नहीं कि सारे निर्णयों में ही सबऑर्डिनेट अपना मतलब उनकी भागीदारी हो रही है। ठीक है, जो सबऑर्डिनेट अधीनस्थ हैं वो भी अपना निर्णय दे रहे हैं, इन जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है सभी उनसे पूछ के किए जा रहे हैं, ऐसा तो ऑर्गेनाइजेशन में हो ही नहीं सकता। बट कुछ डिसीजन में उनसे भी निर्णय यानी वो भी निर्णय ले सकते हैं, अथॉरिटी होनी चाहिए। यानी प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन ये बोलता है कि सारे निर्णय सिर्फ ये नहीं कि जो मैनेजर्स टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो ही ले, मिडल जो हमारे सबऑर्डिनेट हैं उनको भी उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए, बट एक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन दी सबऑर्डिनेट के और एम्प्लॉयर के बीच में, यानी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये भी नहीं कि सारे निर्णय टॉप लेवल मैनेजर्स ही करें, और यहाँ पे ये भी नहीं कि हर जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसमें हम सबऑर्डिनेट को भी क्या है शामिल करें, उनसे भी सलाह लें। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन कहता है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि जब संस्था में निर्णय लेने के सभी अधिकार उच्च प्रबंधकों के हाथों में होते हैं तब संस्था में केंद्रीकरण की स्थिति होती है। ठीक है, यानी केंद्रीकरण कब होता है? जब जो हमारे टॉप लेवल मैनेजर उच्च प्रबंधकों के हाथ में सारे डिसीजन लेने की पावर होती है तब। इसके विपरीत जब निर्णय लेने के अधिकार अधीनस्थों को सौंप दिए जाते हैं, यानी सबऑर्डिनेट को जब निर्णय लेने के लिए बोल दिया जाता है तब वह विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन की स्थिति कहलाती है। फ्योल ने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा है कि संस्था में न तो अधिकारों का अधिक केंद्रीकरण होना चाहिए और न ही अधिक विकेंद्रीकरण, ना ही सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होना चाहिए ना डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, उनमें क्या होना चाहिए? एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक प्रबंधक को अधिकारों में केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण में संतुलन स्थापित करना चाहिए, किंतु उनमें संतुलन बीच संस्था की परिस्थिति कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखकर स्थापित किया जा सकता है। अब ये नहीं कि संतुलन हो गया, ये हम देखेंगे कि वो डिसीजन किस नेचर का है, ऑर्गेनाइजेशन की उस समय सिचुएशन कैसी है, कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें टॉप लेवल मैनेजर हैं वो ही डिसीजन लेना उनका बेटर होता है तो वो डिसीजन लेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही उनमें बैलेंस एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन हो जिसमें टॉप लेवल मैनेजर्स के जो डिसीजन लेंगे उसकी मेजॉरिटी होगी। ठीक है, उस समय हम जो सबऑर्डिनेट है उनके भी डिसीजन को भी इंक्लूड कर ले तो वो सही नहीं होगा, संस्था के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन आपका क्लियर हुआ, जो केंद्रीकरण का सिद्धांत है। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट क्लियर हुए, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो हम इसका जो प्रिंसिपल है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 9th प्रिंसिपल है
नाइन्थ जो हमारा प्रिंसिपल है वो है स्केलर चेन प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ हायरार्ची। ठीक है, स्केलर चेन प्रिंसिपल। ठीक है, स्केलर चेन प्रिंसिपल, ठीक है, या प्रिंसिपल ऑफ हायरार्ची। ठीक है, स्केलर चेन प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ हायरार्ची। ठीक है, किन सोपान श्रृंखला या पद अनुक्रमता का सिद्धांत। सोपान श्रृंखला या पदानुक्रमता का सिद्धांत। स्केलर चेन, ठीक है, स्केलर चेन क्या होता है? स्केलर चेन रेफर्स टू द scalar chain refers to the unbroken chain or refer to the unbroken chain or line of authority running from the line of authority running from line of authority running from the top management to the lowest level of the organization. Running from the top management to the top management to the lowest level of the organization. ठीक है, टॉप मैनेजमेंट टू दी लोवेस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो सोपान श्रृंखला होती है वो अनब्रोकन चेन होती है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, या लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है। ठीक है, यानी लाइन ऑफ अथॉरिटी क्या कि जिसमें अथॉरिटी की एक लाइन हो, अधिकारों की एक लाइन होती है फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द लोवेस्ट लेवल। टॉप मैनेजमेंट से लोएस्ट लेवल तक एक अथॉरिटी होती है, लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके पास अथॉरिटी ज़्यादा होती है, फिर उससे कम वाले के पास, फिर मिडिल लेवल मैनेजर्स के पास, फिर लोएस्ट लेवल के पास। ठीक है, एक संस्था में तो वो होती है स्केलर चैन जिसको बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज हायरार्ची ऑफ अथॉरिटी, इसको हायरार्ची ऑफ अथॉरिटी भी बोला जाता है। दिस चेन और लाइन ऑफ अथॉरिटी शुड नॉर्मली बी फॉलो फॉर गिविंग ऑर्डर्स एंड रिसीविंग रिपोर्ट। ठीक है, यानी ये चैन और लाइन ऑफ अथॉरिटी किसके लिए कि हम इससे ऑर्डर भी दे सकते हैं और रिसीव रिपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल मैं बनाती हूँ। सबसे पहले FGH, ठीक है, तो ये
लाइन ऑफ स्केलर चैन के बारे में है, जिसको गैंग प्लैंक भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें ये टॉप लेवल मैनेजर है, यहाँ तक जो कैटेगरी के आ रहे हैं वो मिडल लेवल मैनेजर्स आ रहे हैं, और ये लो लेवल पे है, ठीक है। ये हमारे क्या है दोनों, ये हमारे दोनों क्या है, लो लेवल पे है, ठीक है। अब इसमें जो टॉप लेवल मैनेजर है, ठीक है, ये ऑर्डर इससे लेगा, ठीक है, ये ऑर्डर अपने सबऑर्डिनेट को देगा, ये ऑर्डर अपने सबऑर्डिनेट को देगा। ऐसे ही सबके नीचे ये बने हुए हैं, ये अपने सबऑर्डिनेट को देगा, ये अपने सबऑर्डिनेट को देगा, ये अपने सबऑर्डिनेट को, और इन सबको ऑर्डर कौन देगा, टॉप लेवल मैनेजर होंगे, ठीक है। फिर ये तो ऑर्डर देने का कर्म हो गया, और अगर रिपोर्ट देनी हो तो जो ये पर्सन है ये अपने सुपीरियर से रिपोर्ट देगा, ये अपने सुपीरियर से, ये अपने सुपीरियर से, ये इसको रिपोर्ट देगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर का और रिपोर्ट देने का, कि आदेश देने का और जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसके बारे में देने का, ये जो श्रृंखला होती है, जो स्केलर चेन है, ये फॉलो की जाती है, ठीक है। ये समझ में आया आपको कि प्रत्येक संगठन में उच्च प्रबंधक से लेकर निम्न स्तर के प्रबंधकों के बीच अधिकारों की एक अखंड धारा बहती है। अतः आदेश को देने, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए इसी धारा का अनुसरण करना चाहिए, ठीक है। यानी आदेश देने के लिए, रिपोर्ट तैयार करने के लिए हम इसी तरह से क्या है, आदेश इसी तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। यानी इन अदर वर्ड्स ये बोला जाता है कि ठीक है, कि यह सिद्धांत यानी जो स्केलर चेन का ये बताता है कि जो नॉर्मल कंडीशंस होती है उसमें अगर हमें ऑर्डर देना है या कोई सजेशन देना है, ठीक है, या कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, रिपोर्ट अगर हमें देनी है, तो उसके लिए ये अधिकारों की श्रृंखला होनी चाहिए कि टॉप लेवल मैनेजर ऑर्डर इसको देगा, ये इसको ऑर्डर देगा, ये होगा, रिपोर्ट जो बनाई जाएगी ये इसको सबमिट करेगा, ये अपने सुपीरियर को सबमिट करेगा, ये अपने सुपीरियर को सबमिट करेगा, ठीक है। इसी तरह से ही क्या है, होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में कि जो उनके सुपीरियर है उनसे ऑर्डर ले, और उनकी जो रिपोर्ट जो सबऑर्डिनेट ने जो बनाई है, अधीनस्थ ने बनाई है, वो अपने सुपीरियर को दे, ठीक है। In such a case, gangplank should be used. False gangplank allow two individuals to deal directly with each other without weakening the chain of command. ठीक है, false gangplank concept is shown in ये, ठीक है। तो इसमें ये कि gangplank का इसमें बताया गया है, ठीक है। तो इसमें ये ही बताया गया है कि अगर ए को अपनी बात बी तक करनी है, या ए को अपनी बात या सी को अपनी बात ए तक पहुंचानी है, तो उससे सबसे पहले इसे बात बी तक पहुंचानी होगी, और बी फिर इस बात को ए तक पहुंचाएगा। यानी जो लो लेवल यानी हमारा जो सबऑर्डिनेट है, ठीक है। अगर आप इसका एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन में ले सकते हैं कि टॉप लेवल मैनेजर हमारे CEO हैं कोई, ठीक है, और जो बी लेवल पे है, ठीक है, ये CEO हमारे जो बी लेवल पे जो हमारे मैनेजर्स हैं, ठीक है, सी वाले मिडिल मैनेजर्स हैं, ये ई लो लेवल मैनेजर। अगर लो लेवल मैनेजर को अपनी कोई बात पहुंचानी है, वो सीधे CEO के पास नहीं आ सकता, या जो सबऑर्डिनेट है वो सीधे CEO के पास नहीं जा सकते। वो अपनी बात कहाँ पहुंचाएंगे, किसके द्वारा पहुंचाएंगे, वो अपनी बात मिडिल लेवल मैनेजर्स के द्वारा पहुंचाएंगे। मिडिल लेवल की बात टॉप लेवल मैनेजर को यानी CEO तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ऐसे है कि जो बीच में जो इनकी श्रृंखला है, इनको तोड़े बिना वो सीधे, जैसे यहाँ से जो ई वाला पर्सन है ये सीधा ए तक अपनी बात नहीं पहुँचा सकता। इनका क्या है, एक अनुक्रम होता है, उसी के अनुसार हमें ये करना चाहिए। तो स्केलर चेन यही बताता है कि अगर हमें ऑर्डर देना है या कोई सजेशन या रिसीव करना है, तो हमें इसी क्रम में क्या है करना चाहिए। सीधा डायरेक्टली हम, जैसे जो ई पर्सन ये है, सीधा जो लो लेवल ये सबऑर्डिनेट है, वो सीधा ए पर्सन से नहीं कर सकता, उसको ये चेन को फॉलो करना पड़ेगा। ये चेन ऑफ अथॉरिटी होती है, इसको पार करके ही अपनी बात ए तक पहुंचा सकता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, यानी हमने ABCD ये एक फिगर बनाया है, ABCDEFGHI, ठीक है। अब इसमें ये बताया है ऑल द पर्सन कैन कम्युनिकेट विद वन अनदर अलोंग द चेन ऑफ अथॉरिटी शोन इट, ठीक है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं इस अथॉरिटी में, ठीक है। बट इफ D wants to communicate with H, ठीक है, अगर जैसे C को G से बात करनी है, तो C को पहले B से करना होगा, B को A से F से G,
ऐसे आना पड़ेगा इसके चयन के, वो डायरेक्टली इनसे बात नहीं कर सकता, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर सी को अपनी बात जी तक पहुंचानी है तो उसको बी से कहनी पड़ेगी, ए से, एफ से, और फिर जी तक आएगी, सीधा डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं इसमें, ठीक है। In this way, much time will be wasted. But in order to minimize the delay in communication, the Gangplank principle should be used. According to this principle, the people at the same level of the organization can communicate directly with the permission of their respective superior. ठीक है, if the superior C and G, ठीक है, of D and H permit them. ठीक है, यानी अगर इस सिचुएशन में हमें स्केलर चैन का तो है, इस सिचुएशन में हमें जो गैंग प्लैंक यूज़ किया करना चाहिए कि अगर ये जो पर्सन है सेम लेवल पे हैं, ठीक है, यानी ये अगर क्या है सेम लेवल पे हैं, तो ये तो डायरेक्टली बात कर सकते हैं। बट अगर इनमें संबंध टॉप लेवल मैनेजर या सबऑर्डिनेट का है तो वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं। बट अगर एक लेवल पे काम करने वाले हैं तो वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं, इसको गैंग प्लैंक भी बोला जाता है, ठीक है। किसी भी पदनाक्रम स्तर पर बैठे अधिकारी को टालकर इसकी उपेक्षा करके दो भिन्न स्तरों के अधिकारी की संदेशों का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये स्केलर चैन का हमें बताता है, ठीक है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि हमें क्या करना चाहिए, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जब सी या डी एच से डायरेक्टली बात कर रहा है, इसको मैं डॉटेड लाइन्स में कर देती हूँ, ये डॉटेड लाइन में जो बात कर रहा है इसको बोला जाता है गैंग प्लैंक। आपको पता होना चाहिए गैंग प्लैंक क्या होता है। गैंग प्लैंक में क्या होता है कि जो सेम लेवल पे काम करने वाले जो हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं या जो मैनेजर है, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉइज़ है, अगर वो सेम लेवल पे हैं तो वो डायरेक्टली एक दूसरे से बात कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ देयर सुपीरियर। अपनी सुपीरियर जो उनके सुपीरियर हैं, अधिकारी हैं, उनकी परमिशन से वो बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है। बट अगर वो सेम लेवल पे नहीं है, उनके सुपीरियर हैं, तो उनसे वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं। ये था हमारा प्रिंसिपल, स्केलर चैन प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ हायरार्ची, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। इसको गैंग प्लैंक बोला जाता है जब डायरेक्टली बात करते हैं, पर ऑथोरिटी यही होती है कि अगर ई को अपनी बात ए तक पहुंचानी है तो डायरेक्टली नहीं कर सकता, इनके माध्यम से करना होता है, ठीक है। अगर इनमें दोनों पर्सन सेम लेवल पे है तो वो कर सकते हैं बात डायरेक्टली, उसको गैंग प्लैंक बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपका स्केलर चैन का कंप्लीटली। और स्केलर चैन में देखिए नेक्स्ट जो इसमें प्रिंसिपल है तो स्केलर चैन के जो प्रिंसिपल में हमने ये देखा कि सोपान श्रृंखला में, यानी जो जिस श्रृंखला में बताया गया है, ठीक है, अगर हमें ऑर्डर देने हैं या सजेशन देना है तो टॉप लेवल जो मैनेजर्स होते हैं वो पहले मिडल लेवल मैनेजर्स को देंगे, मिडल लेवल मैनेजर्स जो होंगे वो लो लेवल मैनेजर्स के, और लो लेवल मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को देंगे, ठीक है। ऐसे सोपान श्रृंखला में स्केलर चेन में फ्लो ऑफ ऑर्डर, सजेशंस, रिपोर्ट्स का होता है, ठीक है। अगर सेम लेवल पे काम करने वाले तो गैंग प्लैंक का यूज़ करके, ठीक है, डायरेक्टली आस में, ठीक है, यानी जो साथ में हैं वो कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। बट विद द ऑर्डर ऑफ सुपीरियर, अगर उनके सुपीरियर ने परमिशन दे दी है, उनका ऑर्डर है, तो उससे कर सकते हैं वो बातें, ठीक है। बट जो हमारे हाई लेवल मैनेजर हैं, ठीक है, अगर लो लेवल मैनेजर को अगर हाई लेवल से बात करनी है तो वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकता है। इस फ्लो को ही, प्रोसीजर को भी हम देखते हैं, जैसे कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है तो जो उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी क्या वो सीधे डायरेक्टली सीईओ के पास चले जाते हैं अगर उनकी कोई प्रॉब्लम हो।
सीईओ के पास तो डायरेक्टली कोई भी नहीं जाता, वो अपने मैनेजर्स के बताते हैं, अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, और वो जो डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो अपनी बात सीईओ तक पहुंचाता है। तो वही प्रिंसिपल सभी में यानी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो हम नेक्स्ट अब इसमें क्लास में हम करेंगे। इसके बाद जो हमारा ये प्रिंसिपल कंप्लीट हुआ, ये प्रिंसिपल था जो हमारा स्केलर चैन का यानी हायरार्ची ऑफ अथॉरिटी। हायरार्ची ऑफ अथॉरिटी का मतलब है कि जो अधिकार होगा, अथॉरिटी होगी, वो एक क्रम में होती है, टॉप लेवल से लो लेवल मैनेजर तक। ठीक है, तो एक क्रम में की जाती है।